बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप लोगों को आवाज साफ आ रही है? स्क्रीन शो हो रहा है? जी सर, बिल्कुल ठीक है। ठीक है। अच्छा, मसला ये था कि मैं जो है ये इस बात पर अ, वो था, कंफ्यूज था कि हमें एजुकेशन वाला जो है टॉपिक सेलेक्ट करना चाहिए या जस्टिस वाला। सही है, क्योंकि दोनों ये जो कॉन्सेप्ट्स हैं ना, दोनों टॉपिक जो है वो इंटरकनेक्टेड है। और अगर देखा जाए तो जो सिस्टम ऑफ जस्टिस है वो फंक्शन कर ही नहीं सकता विदाउट सिस्टम ऑफ एजुकेशन। तो आपने देखा होगा हिस्टोरिकली, मैं आज जो है वो प्रेजेंटेशन तैयार है और जस्टिस वाली भी तैयार थी। सही है। और ये कोशिश करेंगे कि जिस तरह से वो स्लाइड बाय स्लाइड हमने फोकस किया है, ये भी हम स्लाइड बाय स्लाइड करें। आज जो है मैं आपको दोनों के ताल्लुक के बारे में बताऊंगा। फिर जो है हम जो है तकरीबन आधा घंटा डिस्कशन करेंगे कि आपके ख्याल में पहले मीन पे फोकस करना चाहिए या एंड पे फोकस करना चाहिए। मीन टू एन एंड भी हो सकता है, एंड टू मीन भी हो सकता है, दोनों पॉसिबिलिटीज़ हैं। आज का जो लेक्चर है वो मैं ये बताने की कोशिश करूँगा कि दुनिया में कोई भी सिस्टम ऑफ एजुकेशन जो है वो डिवॉइड ऑफ सिस्टम ऑफ जस्टिस फंक्शनल हो नहीं सकता, फंक्शनल नहीं होता। सही है। जैसे हमारे यहाँ आमतौर पे लोगों ने ये प्रोपेगेंडा किया हुआ है, ख़ास तौर पे जो इंटेलेक्चुअल्स टीवी वगैरह पे बैठे हुए बकवासबाजी कर रहे हैं, वो ये कि इल्म जो है वो फला है, इल्म जो है वो मोमिन की खोई हुई मीरास है, जहाँ से मिले वहाँ से ले लो। वो इल्म के बारे में, वो नॉलेज के बारे में। एजुकेशन नॉलेज नहीं होती, एजुकेशन कुछ और चीज़ है। तो हम जाहिर है कि ये हम पहले भी बहुत डिस्कशन कर चुके हैं, लेकिन इस ग्रुप के साथ जो हमारी डिस्कशन है उसमें हमने ये नहीं किया। लेकिन ये कि हमने ये बहुत इस्टेब्लिश्ड यानी कि पोजीशन है फ़लसफ़े के अंदर, जो फ़लसफ़े पढ़े हुए लोग हैं, कि नॉलेज और एजुकेशन में फ़र्क है। तो हम इसे भी वाज़े कर लेंगे। लेकिन जो चीज़ इम्पोर्टेंट है वो ये कि जो परसूट ऑफ नॉलेज और परसूट ऑफ एजुकेशन जो है वो सिनोनिमस टर्म नहीं है। और ये जो सिनोनिमिटी इस्टेब्लिश की हुई है लोगों ने, वो बुनियादी तौर पर कंफ्यूजन है, एक फिलोसॉफिकल कंफ्यूजन है। और अगर आप देखें दुनिया में जितने बड़े पॉलिटिकल थियरिस्ट हैं, उनकी पॉलिटिकल थियरी, अगर आप पॉलिटिकल थिंकर्स को ले लेते हैं, जैसे आप प्लेटो को ले लें, तो प्लेटो की जो थियरी ऑफ जस्टिस है वो मीनिंगलेस हो जाती है अगर आप उसकी थियरी ऑफ एजुकेशन मीनिंगलेस है अगर आप उसकी थियरी ऑफ जस्टिस को अंडरस्टैंड नहीं करते। यानी कि दोनों में एक ख़ास किस्म का रब्त है। इसी और दूसरी जो चीज़ है वो ये कि कोई भी सिस्टम ऑफ जस्टिस जो भी होता है, उसके ऊपर जब भी लोग बात कर रहे होते हैं तो उसके साथ साथ फिर वो इकोनॉमिक स्ट्रक्चर के ऊपर भी आ जाते हैं। ख़ास तौर पे वो पॉलिटिकल थियरिस्ट जो कि जिन्हें हम मॉडर्न पॉलिटिकल थियरिस्ट कहते हैं, उनमें से एक भी बड़ा आप पॉलिटिकल थियरिस्ट ऐसा नहीं देखेंगे जो कि सिस्टम ऑफ जस्टिस की बात कर रहा है या प्रिंसिपल ऑफ जस्टिस की बात कर रहा है या मैकेनिज्म ऑफ जस्टिस की बात कर रहा है, लेकिन उसके साथ साथ वो इकोनॉमिक स्ट्रक्चर के बारे में बात ना करे। ऐसा नहीं होगा। और यदि कि ये दोनों तीनों सिस्टम जो है, एजुकेशन, इकोनॉमिक और सिस्टम ऑफ जस्टिस, ये इंटीग्रेटेड है। लिहाजा आप जब किसी भी सिस्टम ऑफ एजुकेशन को अंडरस्टैंड करते हैं तो उसका एक मकसद ये होता है कि आप ये देखें कि किस किस्म का ह्यूमन रिसोर्स के सिस्टम ऑफ जस्टिस के लिए आपको करना, वो ह्यूमन रिसोर्स आप जनरेट करना चाह रहे हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि यानी कि अगर आप हिस्ट्री ऑफ आइडियाज़ को देखें तो सिस्टम ऑफ एजुकेशन और सिस्टम ऑफ जस्टिस, इनके दरमियान एक ख़ास किस्म का ताल्लुक़ आपको नज़र आएगा। इसी तरीके से सिस्टम ऑफ जस्टिस और सिस्टम ऑफ ट्रांजैक्शंस ऑफ गुड एंड सर्विसेज और
यानी कि सरमायादाराना निज़ाम में ट्रांजैक्शन ऑफ कैपिटल और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कैपिटल एंड द प्रोडक्शन और मेकिंग ऑफ द कैपिटल, इनका आपस में ऑर्गेनिक रिलेशनशिप है। लिहाजा हम एजुकेशन सिस्टम को इस कॉन्टेक्स्ट में देखने की कोशिश कर रहे हैं कि सिस्टम्स ऑफ नॉलेज के साथ उसका क्या रिलेशनशिप है, सिस्टम ऑफ जस्टिस के साथ उसका क्या रिलेशनशिप है, सिस्टम ऑफ ट्रांजैक्शंस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज एंड फाइनेंस के साथ उसका क्या रिलेशनशिप है। लिहाजा ये कोई एजुकेशन थियरी पे हम बात नहीं कर रहे। एजुकेशन थियरी अस्यूम करती है कुछ फंडामेंटल नोशंस ऑफ जस्टिस को, और एक ख़ास किस्म के जो नोशन ऑफ जस्टिस है उसी की प्रमोशन के लिए या उसी की सस्टेनेंस के लिए या उसी की आर्टिकुलेशन के लिए, और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ उसकी नेचुरलाइजेशन के लिए इस्तेमाल होता है सिस्टम ऑफ एजुकेशन। और जो बच्चे जो जाहिर है कि उस सिस्टम के अंदर जाके आगे जाके उनको काम करना है उस सिस्टम ऑफ जस्टिस में, उनको जहनी तौर पर तैयार करना, उनको इस तरह से तैयार करना कि वो सर्व कर सकें सिस्टम को, और एक ऐसा सप्लाई ऑफ ह्यूमन इंटेलेक्ट अवेलेबल हो जो सिस्टम को प्रोटेक्ट भी करे और सिस्टम को ग्रो भी करे। लिहाजा आपको कोई भी सिस्टम ऑफ जस्टिस डिवॉइड ऑफ सिस्टम ऑफ एजुकेशन नहीं दिखाई देगा। सही है। अब आप ये सोचते होंगे कि मुसलमानों ने जो सिस्टम ऑफ जस्टिस इस्टेब्लिश किया उस सिस्टम ऑफ उसका सिस्टम ऑफ जस्टिस क्या है। सही है। ये एक इन्वेस्टिगेशन का डोमेन है, उसको आप ओपन कर सकते हैं। इसी तरीके से जो है वो हम सब कॉन्टिनेंट में रह रहे हैं, हिंदुस्तान में रह रहे हैं, तो यहाँ पर हिंदुस्तान के जो लोग थे उन्होंने कौन से सिस्टम्स ऑफ जस्टिस इस्टेब्लिश किए और उन्होंने किस किस्म के सिस्टम्स ऑफ एजुकेशन। तो ये एक पूरा रिसर्च का डोमेन है, आपकी मर्जी है, आप इसको खोदें, इसको एक्सकवेट करें, एनालाइज करें, अंडरस्टैंड करें, क्रिटिकली इवैल्यूएट करें, ये आप लोगों की मर्जी है। लेकिन जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये कि इस वक्त जिस दुनिया में हम रह रहे हैं, ये दुनिया जो है वो मॉडर्न इंस्टीट्यूशन से चल रही है। यानी कि ये जो वर्ल्ड है, अगर फर्ज किया कि इसकी सिस्टेमिक अंडरस्टैंडिंग आपको करनी है तो आपको मॉडर्न इनलाइटनमेंट वैल्यूज़ के साथ ही इसको जोड़ के अंडरस्टैंड करने की कोशिश करनी चाहिए। और इसी मॉडर्न सिस्टेमिक ऑर्डर के अंदर जो दूसरे कंपीटिंग नोशंस हैं, मिसाल के तौर पे जो प्री मॉडर्न कलेक्टिविटीज़ है या प्री मॉडर्न वैल्यू सिस्टम है या प्री मॉडर्न सिस्टम्स ऑफ नॉलेज है, वो अपनी यानी कि सर्वाइवल की जंगें लड़ रहे हैं। और हकीकत ये है कि रोज़ाना की बुनियाद पर उनको सामना करना पड़ता है उस लेजिटिमेसी का जो कि रिक्वायर्ड होती है डोमिनेंट डिस्कोर्स के अंदर पार्टिसिपेट करने के लिए। लिहाजा आप देखें कि प्री मॉडर्न सिस्टम्स ऑफ नॉलेज या प्री मॉडर्न वैल्यू स्ट्रक्चर या प्री मॉडर्न जो है वो ट्रांजैक्शंस ऑफ गुड एंड सर्विसेज, इन प्री मॉडर्न कलेक्टिविटीज या प्री मॉडर्न structures of transactions of good and services या प्री मॉडर्न वैल्यू स्ट्रक्चर्स को अपनी लेजिटिमेसी पेश करनी पड़ती है। अगर वो लेजिटिमेसी मॉडर्न ऑर्डर के साथ कंपैटिबल हो तो वो फ्लरिश करती है, अगर वो मॉडर्न इंस्टीट्यूशंस के साथ कंपैटिबल ना हो या ये कि सपोर्टिव ना हो लेकिन बहरहाल वो उसको कॉन्ट्रडिक्ट भी ना कर रही हो तो भी मामला चलेगा। लेकिन अगर वो कॉन्ट्रडिक्ट कर रही है या रेजिस्ट कर रही है तो फिर जो है फिर आप देखेंगे कि उनकी लीगल लेजिटिमेसी, उसकी सोशल लेजिटिमेसी, उसकी पॉलिटिकल लेजिटिमेसी जो है वो सिस्टेमिकली उसको पर्ज किया जाता है, उसको क्रॉस किया जाता है, उसको मार्जिनलाइज किया जाता है।
लिहाजा ये कहना कि कोई भी सिस्टम ऑफ जस्टिस या कोई भी इकोनॉमिक स्ट्रक्चर या कोई भी एजुकेशन मैकेनिज्म हर किस्म के वैल्यू स्ट्रक्चर या हर किस्म की जो है कलेक्टिविटी या हर किस्म की जो है ट्रांजैक्शंस ऑफ गुड एंड सर्विसेज के को इनकॉर्पोरेट करेगी, यानी कि वो ऑल इंक्लूसिव होगी। तो ये बिल्कुल सही तस्वुर नहीं है, मैं ऐसा समझता हूँ। सही है, हो सकता है ये बिल्कुल गलत हो, जो मैं आपको बता रहा हूँ ये बिल्कुल गलत हो, और यही हो कि ऑल इंक्लूसिव सिस्टम्स हों दुनिया में, और मेरी अंडरस्टैंडिंग ठीक ना हो। लेकिन ये कि मैं जो ये एज अ पॉलिटिकल थियरिस्ट मैं आपको जो समझाने की कोशिश कर रहा हूँ वो ये कि फैसिलिटेट करता है मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम मॉडर्न सिस्टम ऑफ जस्टिस के साथ। अब आप ये सवाल ज़रूर उठा सकते हैं और आपको उठाना भी चाहिए कि भाई मॉडर्निटी, जैसे हमारे ही उस्ताद है, हमारे डॉक्टर जावेद अकबर अंसारी के ही उस्ताद के बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने डॉक्टर साहब से पढ़ा वगैरह, और उसके बाद उन्होंने ये बता जो जो आजकल जो बात वो कर रहे हैं बहुत कुव्वत के साथ कि भाई मॉडर्निटी कोई एक चीज का नाम नहीं है। ठीक है, तो ये आपने सुना होगा, उड़ती उड़ती बात आपके कानों में भी इंशाल्लाह पड़ी होगी कि भाई मॉडर्निटी के बारे में ये जो लोग हैं इनका ये अंडरस्टैंडिंग कि मॉडर्निटी कोई एक कलेक्टिविटी का नाम है और कोई ऑर्गेनिक होल है, और उस ऑर्गेनिक होल के की वही इंटरप्रिटेशन है जो ये बेवकूफ़ लोग कर रहे होते हैं। ये सही बात नहीं है, बल्कि मॉडर्निटी के बहुत सारी मैनिफेस्टेशन है, उसके बहुत सारे शेड्स और कलर्स हैं, और उसकी बहुत सारी मैनिफेस्टेशंस हैं, और ये उन सब को एक ही डंडे से हाँकने की जो इन लोगों की कोशिश है वो एकेडमिकली फ्लॉड है, ये एकेडमिकली ठीक नहीं है। तो ये बिल्कुल सही बात है कि मॉडर्निटी के बहुत सारे शेड हैं, लेकिन याद रखें कि मॉडर्निटी एक कॉम्प्रिहेंसिव सिस्टम ऑफ थॉट है, और उस कॉम्प्रिहेंसिव सिस्टम ऑफ थॉट की कुछ ऐसी अनशेकेबल फाउंडेशंस मौजूद हैं जिनको हम आइडेंटिफाई करने की कोशिश करते हैं, और जाहिर है कि हम उसके ऊपर इंसिस्ट करते हैं। हो सकता है कि वो गलत हो, हमारी अंडरस्टैंडिंग गलत हो, या हमारे उस्ताद की अंडरस्टैंडिंग गलत हो, ये बिल्कुल मुमकिन है। लेकिन ये कि हम पूरी कोशिश करते हैं कि हम उस पोजीशन को जस्टिफाई करें और री करते रहें आगे। अगर फर्ज किया कि मॉडर्निटी के वो खूबसूरत और कलर्स जो दूसरे भाई अब आइडेंटिफाई कर रहे हैं और इस व्यू को मायोपिक व्यू समझते हैं मॉडर्निटी का, तो ठीक है, वो मॉडर्निटी में अपना हिस्सा तलाश कर लें। सही है। लेकिन ये कि जो ये बात कि भाई मॉडर्निटी की बहुत सारी मैनिफेस्टेशन है, तो ये सही बात है कि मॉडर्निटी के अंदर कई जो है वो सिस्टम्स ऑफ एजुकेशन फंक्शनल है साइड बाय साइड, और इसी तरीके से मॉडर्निटी के अंदर भी कई सिस्टम्स ऑफ जस्टिस जो हैं वो फंक्शनल हैं साइड बाय साइड। लेकिन वो अपनी जेनेसिस के अंदर, अपनी फाउंडेशन के अंदर कुछ ऐसी वैल्यूज रखते हैं जो कि उनके जो बाहमी डिफरेंसेस हैं उनमें कोई सब्सटेंटिव क्वालिटेटिव फाउंडेशनल डिफरेंस पैदा नहीं करते। ये हम इस पे कायम हैं, और हम ये समझते हैं कि वो जो डिफरेंसेस हैं उनके वो क्वालिटेटिव लेवल के ऊपर उनमें कोई सब्सटेंटिव फर्क नहीं है। यानी कि जब आप उसकी रूट कॉज को तलाश कर लेंगे तो आपको नजर आ जाएगा कि डिफरेंट रूट से वो पहुंचने की कोशिश एक ही ऑब्जेक्टिव की तरफ करते हैं। और अगर फर्ज किया कि हम आज आज की डिस्कशन के बाद ये तय कर लेते हैं कि भाई हम लोगों को पहले सिस्टम ऑफ जस्टिस को देखना चाहिए, तो हम मॉडर्न सिस्टम्स ऑफ जस्टिस को जब देखेंगे तो उसमें हम कई सिस्टम्स ऑफ जस्टिस जो है वो देखने की
कोशिश करेंगे, लिबरल कंसेप्शन ऑफ जस्टिस देखेंगे, लिबर्टेरियन कंसेप्शन ऑफ जस्टिस देखेंगे, सोशलिस्ट कंसेप्शन ऑफ जस्टिस देखेंगे, अपना नेशनलिस्ट कंसेप्शन ऑफ जस्टिस देखेंगे, फाशिस्ट कंसेप्शन ऑफ जस्टिस देखेंगे, फेमिनिस्ट कंसेप्शन ऑफ जस्टिस देखेंगे, अनार्किक कंसेप्शन ऑफ जस्टिस देखेंगे। तो ये जो तमाम कंसेप्शंस ऑफ जस्टिस हम देखेंगे वो एक दूसरे से डिफरेंट है। जैसे कि हमारे भाई आजकल ये अपना बता रहे हैं, लोगों को तबलीग कर रहे हैं कि भाई वो मॉडर्निटी कोई एक चीज़ नहीं है बल्कि उसकी कई मैनिफेस्टेशन है। ये तो एक बच्चा भी जो मॉडर्निटी के ऊपर कोई किताब पढ़ता है तो वो ये बता सकता है कि हाँ भाई मॉडर्निटी में बड़ी डाइवर्सिटी है और आपकी मर्जी है कि आप इसको पिक करें या इसको पिक करें या इसको पिक करें। लेकिन ये कि उन वो तमाम जो डिफरेंसेस हैं वो रिड्यूस होकर जिस फ्रेमवर्क के अंदर चले जाते हैं, उस फ्रेमवर्क को या उस फाउंडेशन को एक्सप्लेन करने की कोशिश करते रहे हैं पिछले हमारे जो उस्ताद है 50 साल से करने की कोशिश कर रहे हैं, हम लोग जो है वो 25-25 साल से ये कोशिश कर रहे हैं। तो बुनियादी तौर पर वो जो डिफरेंस वो आइडेंटिफाई करते हैं वो कोई सब्सटेंटिव डिफरेंस नहीं है, और हम उस डिफरेंस को एक सूडो डिफरेंस या फैमिली जो है वो डिसएग्रीमेंट कहते हैं। जैसे एक ही ख़ानदान के अंदर मुख्तलिफ रिश्ते होते हैं और मुख्तलिफ रिश्तों के नतीजे में मुख्तलिफ मुखासिमतें होती हैं और मुख्तलिफ मुखासिमतों के मुख्तलिफ नताइज निकलते हैं, लेकिन बहरहाल वो एक ही फैमिली के झगड़े होते हैं। तो बिल्कुल ये जो डिफरेंसेस मैंने आपको बताए या डिफरेंट सिस्टम्स ऑफ जस्टिस मैंने आपको बताए, इन सिस्टम्स ऑफ जस्टिस को सीरियसली इनकी डिटेल के साथ इनके बड़े थिंकर्स के कॉन्टेक्स्ट में हम एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे। और जब ये हम सिस्टम्स ऑफ जस्टिस पढ़ लेंगे उसके बाद फिर हम सिस्टम ऑफ एजुकेशन पे जाएंगे। एक ये तरीका हो सकता है। मैंने जो पढ़ा वो इसी तरह पढ़ा है, यानी कि मैंने पहले सिस्टम्स ऑफ जस्टिस पढ़े। सिस्टम्स ऑफ जस्टिस अंडरस्टैंड करने के बाद दूसरे सिस्टम्स को, जब जैसे एजुकेशन सिस्टम को या हेल्थ केयर सिस्टम को या इकोनॉमिक सिस्टम को मैंने जब अंडरस्टैंड किया तो प्रायोरिटी जो है वो पॉलिटिकल थियरी की रही। लेकिन ये कि बहुत सारे लोग जो फर्ज किया है कि कोई आप में से है कोई ऐसा स्टूडेंट जो कि एजुकेशन में काम कर रहा है और वो एजुकेशन स्ट्रक्चर्स के बारे में उसकी अंडरस्टैंडिंग मेरे से ज़्यादा बेहतर हो क्योंकि उसने ज़्यादा इन डेप्थ एनालिसिस किया हुआ हो इन्हीं सिस्टम्स का, तो ये मुमकिन है कि वो ये कहे कि नहीं, पहले जो है सिस्टम ऑफ एजुकेशन को अंडरस्टैंड करना चाहिए। और सिस्टम ऑफ एजुकेशन को अंडरस्टैंड करने से पहले आपको सिस्टम ऑफ नॉलेज को अंडरस्टैंड करना चाहिए, यानी कि एपिस्टेमोलॉजी को अंडरस्टैंड करना चाहिए। और एपिस्टेमोलॉजी को जब आप अंडरस्टैंड कर लेंगे तो आपके लिए मुमकिन हो जाएगा कि आप एजुकेशन सिस्टम को प्रॉपरली सब्सटेंटिवली क्रॉस एग्जामिन कर सकें। ये जो प्रेजेंटेशन अभी आपके सामने खुली हुई है ये प्राइमरीली इस कॉन्टेक्स्ट में ही बनी हुई है कि सिस्टम के लिए एजुकेशन स्ट्रक्चर क्या रोल प्ले करता है। अभी जाहिर है कि इसके इस ये चूंकि एक ऐसी प्रेजेंटेशन थी जो सिर्फ एजुकेशनिस्टों के लिए थी और वो भी वो लोग जो कि कैरिकुलम डेवलप वगैरह करने की कोशिश करते हैं और नॉलेज और एजुकेशन को कंफ्यूज करते हैं, उनके लिए ये बनाई गई प्रेजेंटेशन थी। अगर फर्ज किया कि हम ये तय कर लेते हैं कि नहीं, पहले हमें सिस्टम ऑफ जस्टिस को पहले अंडरस्टैंड करना चाहिए और सिस्टम ऑफ जस्टिस के बाद फिर हमें आना चाहिए एजुकेशन मॉडल के ऊपर, तो हम ये कर सकते हैं। या फिर ये कि पहले आप ये वाली प्रेजेंटेशन हम देख लें और इस प्रेजेंटेशन के नतीजे में आपकी ये ख्वाहिश कि भाई ये तो या तो ये कि ये आदमी जो है वो बकवासबाजी कर रहा है या झूठ बोल रहा है या जो है वो इंटेलेक्चुअल लीप्स ले रहा है, या तो ये इम्प्रेशन आए या फिर ये इम्प्रेशन आए कि यार ये तो अंडरस्टैंड नहीं हो सकता जब तक कि ये ना पता चले कि लिबरल्स में और लिबर्टेरियंस में क्या फ़र्क है और सोशलिस्टों में और नेशनलिस्टों में क्या फ़र्क है
और एथनोसेंट्रिक नेशनलिज्म में और कॉस्मोपॉलिटन नेशनलिज्म में क्या फ़र्क है? अनार्किज्म जो है क्या वो भी कोई सिस्टम ऑफ जस्टिस प्रिज्यूम करता है, या फेमिनिज्म जो है वो किस किस्म का सिस्टम ऑफ जस्टिस प्रिज्यूम करता है, या क्या फेमिनिज्म लिबरल नहीं होते, क्या लिबरल फेमिनिस्ट नहीं होते, क्या फेमिनिस्ट और लिबरल होना एक ही बात होती है, क्या फेमिनिज्म एक ही तरह का है? तो जाहिर है कि ये एक पूरा डोमेन है। जाहिर है कि ये डिपेंड करता है कि आपका क्या अ, ख्याल है इस सिलसिले में। तो जो तमीद है वो यही है कि जो भी बड़ा पॉलिटिकल थियरिस्ट होगा वो अपनी पॉलिटिकल थियरी को, ख़ास तौर पे जैसे प्लेटो की सतह का कोई आदमी है, या एरिस्टोटल की सतह का आदमी है, या जॉन डूई के सतह का, या जॉन स्टुअर्ट मिल की सतह का आदमी है, तो आप देखेंगे कि वो तीनों चीज़ों को किसी न किसी लेवल पर एंगेज करने की कोशिश कर रहे होंगे। तो हम इनको एनालाइज कर सकते हैं, अंडरस्टैंड कर सकते हैं, और ये भी आप लोगों को पता चल जाएगा कि मॉडर्निटी जो है के अंदर ये डिफरेंसेस रखने के बावजूद किस तरीके से ये सारे के सारे किसी न किसी लेवल पर मॉडर्निटी या इनलाइटनमेंट वैल्यूज़ के ही जानशी अफकार हैं। और अगर आप इनलाइटनमेंट पे अटैक करते हैं तो आपको इन सब की दुश्मनी से का सामना करना पड़ेगा। यानी कि आप देख लें कि हमारी जो बात है वो सुनने के बाद वो नेशनलिस्ट जो होते हैं, ख़ास तौर पे जो एथनोसेंट्रिक नेशनलिस्ट हैं, जो ज़बान की बुनियाद पर डिफरेंसेस को या आइडेंटिटी को रिकग्नाइज करते हैं, उनके लिए हमारी जो पोजीशन है वो तकलीफ दे होती है। इसी तरीके से फेमिनिस्टों के लिए भी तकलीफ दे होती है, लिबरल्स के लिए भी तकलीफ दे होती है, अनार्किस्टों के लिए भी तकलीफ दे होती है। तो अगर हम अटैक कर रहे हैं इनलाइटनमेंट वैल्यूज के ऊपर, तो इनको तकलीफ होने का मतलब ये है कि जड़ सबकी जो है वो वहीं से निकल रही है। तो हम लोगों को इनके पास इसके अलावा कोई और एतराज नहीं होता कि ये तो फिर इसका मतलब है कि ये तो तहजीब के खिलाफ है और तमद्दुन के खिलाफ है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इनका जो तहजीब का तस्वुर है या तमद्दुन का तस्वुर है या इक़्तिदार का तस्वुर है, जिस तरबियत गाह से इन्होंने ये सब कुछ हासिल किया है, उस तरबियत गाह के अफकार को इन्होंने क्रिटिकली इवेलुएट नहीं किया। वो तो इनकी स्केमेटाइजेशन के प्रोसेस में इंटीग्रेट हो गया है, इनके जेनेटिक कोड के अंदर इंटीग्रेट हो गया। लिहाजा अब इनकी जो जो सोचने समझने की कैटेगरीज हैं वो अस्यूम करती हैं उस चीज को कि भाई ये तो नॉन कंटेस्टेबल बात है। अगर फर्जिया के उन कैटेगरीज को ही आप क्वेश्चन करते हैं जिनके जरिए ये अंडरस्टैंड करते हैं, तो फिर तो इनके लिए आपकी बात बिल्कुल बेमायने हो जाएगी। आप लोगों के सामने ये गुफ्तगू रखने का क्या बुनियादी मकसद है? आप लोगों के बारे में हमारा ऐसा ख्याल है, हो सकता है बिल्कुल गलत हो, आपके बारे में ऐसा ख्याल है, वो भी इसलिए कि आप लोग रशीद के पास आए हुए हो और रशीद के कांटेक्ट में हो, कि आप लोगों के ख्याल में सोचने और तमद्दुन की जो कैटेगरीज हैं वो कहीं और से आ रही है। प्री इनलाइटनमेंट है वो, यानी कि ना वो प्री इनलाइटनमेंट है ना वो पोस्ट इनलाइटनमेंट है, बल्कि वो अल्लाह और उसके रसूल की तरफ से आ रही है। और वो तारीख के अंदर मुक़य्यद नहीं है, बल्कि वो आपको एक ऐसा पैमाना प्रोवाइड करती है जो किसी भी तारीखी दौर के अंदर आपकी रहनुमाई करने के लिए शाफी और काफ़ी है। जिस तरीके से उन्होंने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दुनिया से तशरीफ ले जाने के बाद, सहाबा के तशरीफ ले जाने के बाद जो लोग पैदा हुए उनकी रहनुमाई की और उनको इस काबिल बनाया कि वो अपने सामने खड़े होने वाले जो यानी कि ग्रीक्स या रोमन्स जो इंटेलेक्चुअल ट्रेडिशंस हैं उनको अंडरस्टैंड करते, उसको इवेलुएट करते और फिर उसको कसौटी पे परखने की कोशिश करते, और फिर उस कसौटी की परखने के बाद उसको
को बताते कि इसके अंदर क्या ऐसी चीज है जो कि एक्सेप्टेबल नहीं है, वगैरह वगैरह। तो आप लोगों को ये बताने का मकसद सिर्फ ये है कि ये भी हमारी असम्पशन ही है। ये हो सकता है बिल्कुल असम्पशन गलत हो, लेकिन ये असम्पशन है। तो जो इम्पोर्टेंट चीज़ है जो आप लोगों को समझनी चाहिए वो ये कि जिस सिस्टम ऑफ जस्टिस को फिलहाल हम आपके सामने पेश करने की कोशिश करेंगे, वो मोस्टली जो है वो मॉडर्न इनलाइटनमेंट डिस्कोर्स से इमर्ज होने वाले सिस्टम्स ऑफ जस्टिस ही है। पोस्ट इनलाइटनमेंट जो नोशंस ऑफ जस्टिस जो इस वक्त अब डेवलप हो रहे हैं, जैसे जिजैक और जो डिलूज या ग्रे वगैरह के, तो इनको भी हम देख सकते हैं, लेकिन फिलहाल जो है हम सिर्फ अपने आप को महदूद रखेंगे मॉडर्न सिस्टम्स ऑफ जस्टिस के साथ। इसी तरीके से जो एजुकेशन को हम देखेंगे तो उसमें भी हम वही क्रिटिक इस्तेमाल करेंगे जो कि मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम के वो एस्पेक्ट जो कि बज़ाहिर आपको इमेंसिपेटरी लग रहे हो, यानी कि आज़ादी में बढ़ावा देने के तस्वुरात लग रहे हो, लेकिन हकीकतन वो बुनियादी तौर पर कंट्रोल के ही ऑल्टरनेटिव अपरेटस हैं या ऑल्टरनेटिव मैकेनिज्म्स हैं। तो वो हम बताने की कोशिश करेंगे। तो अभी आज जो है, वैसे तो आप लोगों ने माशाल्लाह पिछले जो पूरी यानी कि वो थी उसमें आप लोगों ने कोई गुफ्तगू नहीं की और ज़्यादा बात नहीं की, और इस तरह आप लोग पार्टिसिपेट करते थे क्वेश्चंस के में, जिस तरह अपनी बहन का रिश्ता लेने आने यानी बहन का रिश्ता जो लोग लेने आते हैं, तो घर के जो भाई होते हैं वो उनको घर वाले बोल देते हैं बेटा ज़्यादा टैटे नहीं करना, चुप करके बैठे रहना। तो वो जिस तरह गुफ्तगू में शरीक होते हैं, बिल्कुल उस तरह आप लोग शरीक हो रहे थे। तो मैं ये चाहता हूँ कि आप लोग इस पे बारे में डिस्कशन करें, ओपन डिस्कशन करें, एनालिसिस करें। हमें भी पता चले कि आप लोग के की क्या जो है वो फ्रीक्वेंसी किस लेवल की है, तो ताकि हमारे लिए फैसला करना, मेरे और रशीद के लिए फैसला करना आसान हो जाए। तो आप लोग जो है वो मैंने जो बात की, क्या आप लोगों को वो बात समझ में आई? और अगर समझ में आई तो आपके ख्याल में क्या क्या बेहतर रहेगा? हाँ, सही है। सही है दानियाल, आप बात करें। अस्सलाम वालेकुम सर। वाह। अच्छा सर, पहले तो ये कि वो मेरे केस में तो आपकी जम्पशन ठीक है, मैं तो अल्लाह और अल्लाह के नबी का मानने वाला हूँ। इनलाइटनमेंट मेरे लिए तो कुफर का निज़ाम है। बहरहाल, बाकी भाइयों का भी मैं यही ज्यूम करता हूँ कि दे थिंक लाइक दैट। अच्छा, मेरे जहन में ये बात आ रही थी कि वैसे तो आप हमारे उस्ताद हैं, आप जैसे बेहतर समझें, लेकिन आपको सुन के हमारे जो उस्ताद हैं डॉक्टर रशीद अरशद साहब, और जो थोड़ा बहुत फ़लसफ़ा पढ़ा है उससे यही समझ में आया कि हम तो ये मानते हैं कि पहले मेटाफिजिक्स एंड लेटर एपिस्टेमोलॉजी। और अगर हम पहले एपिस्टेमोलॉजी को ले आएंगे तो फिर शायद विल बी स्टक इनटू दैट एपिस्टेमिक फैलेसी, और शायद उससे बाहर ना आ सके। तो शायद मेरे ख्याल से बेहतर अप्रोच यही होगी कि पहले हम जस्टिस को देखें, उसके बाद फिर हम उसके जो मीन्स हैं उसको देखें। तो मेरे दिल में ये बात आती है। बाकी पहले भाइयों मैं का। दानियाल के सवाल का जवाब दे दूं। देखो दानियाल, ठीक है दानियाल, पहले ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, और ये तुम्हें ये कंफ्यूजन भी मैं क्लियर कर दूं कि इसमें जो जब हम किसी को कहते हैं कि भाई इस प्रोसेस को हम जो है मॉडर्न सिस्टम्स ऑफ जस्टिस को हम इवेलुएट करने जाएंगे, तो एकेडमिकली या टेक्निकली हम इन्वॉल्व हो जाते हैं उस फैलेसी की तरफ जो दानियाल कह रहा है। क्योंकि मॉडर्निटी, ये मॉडर्निटी का ही की अप्रोच थी कि एपिस्टेमोलॉजी प्रायर होती है मेटाफिजिक्स से, और ग्रेजुअली मेटाफिजिक्स जो है वो एपिस्टेमोलॉजिकली इलिमिनेट हो गई एज अ सिस्टम ऑफ नॉलेज के। लिहाजा जब हम कहेंगे कि हम सिस्टम ऑफ एजुकेशन को या सिस्टम ऑफ
जस्टिस को देखेंगे मॉडर्न पर्सपेक्टिव से, तो हम ये जितने भी लोगों को पढ़ेंगे वो सारे के सारे एपिस्टेमोलॉजी को प्रायर समझते हैं मेटाफिजिक्स के, एपिस्टेमोलॉजी को प्रायर समझते हैं मेटाफिजिक्स के। और जो एजुकेशन सिस्टम्स को हम देखेंगे, जाहिर है हम सिस्टम ऑफ नॉलेज को नहीं, उसमें भी एपिस्टेमोलॉजी प्रायर होगी मेटाफिजिक्स के। सही है। तो जब हम मॉडर्निटी को अप्रोच करते हैं बुनियादी तौर पर, चाहे वो सिस्टम ऑफ एजुकेशन की बुनियाद पर हो, सिस्टम ऑफ नॉलेज की बुनियाद पर हो, या सिस्टम ऑफ इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस की बुनियाद पर हो, तीनों सूरतों में उसका नतीजा यही निकलता है कि लाशऊरी तौर पर हम जो है वो ये कबूल कर लेते हैं कि एपिस्टेमोलॉजी प्रायर होती है मेटाफिजिक्स के, और फिर आगे चलते चलते जैसे जैसे वो हम आगे के थिंकर्स पढ़ते चले जाते हैं, हमें ये पता चलता चला जाता है कि माबातु तबियात तो इनफैक्ट अपनी कोई एपिस्टेमोलॉजिकल बेसिस रखती नहीं है, बल्कि वो तो प्रोजेक्शंस होती हैं, या एक खास किस्म की, जैसे कांट एक टर्म इस्तेमाल करता है, मेटाफिजिकल इम्पल्स होती है, वो एक इम्पल्सिव चीज है। तो हम जो जो लोग हैं, यानी कि जिन लोगों ने मॉडर्निटी को इस तरह से देखा है, वो लोग आपको बार बार याद दिलाते रहेंगे, चाहे वो सिस्टम ऑफ एजुकेशन पढ़ रहे हो, या पढ़ रहे हो, या सिस्टम ऑफ जस्टिस पढ़ रहे हो, या पढ़ा रहे हो, हम मुस्तकिल आपको याद दिलाते रहेंगे कि देखें इसके पीछे मेटाफिजिक्स ही है, देखें इसके पीछे मेटाफिजिक्स ही है, इसके पीछे मेटाफिजिक्स ही है। जो आपको वहां पे टेक्स्ट में दिखाई नहीं दे रही हो, उसके लिए हम फिर एक्सकवेट करते हैं, रूट कॉज का तलाश करते हैं, और फिर हम वहां पे जाकर उसको हिट करने की कोशिश करते हैं, जिसकी वजह से वो थ्रेड जो है वो थोड़ा सा ब्लीक हो जाता है या ब्लर हो जाता है। और जो 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 लोग जिनके दिल जो है वो उम्मीदों और आरजुओं से भरे हुए होते हैं, और मॉडर्निटी की जो चकाचौंध होती है उनको खीरा कर रही होती है, उनको वो जो सिल्वर लाइन है वो दिखाई नहीं देती, और फिर वो हम पर अटैक कर देते हैं। तो मैं तो ये बता रहा हूँ कि हम जो है वो चाहे मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम्स को देखें या मॉडर्न सिस्टम्स ऑफ जस्टिस को देखें, दोनों के अंदर corollary है priority of epistemology over metaphysics, and in 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 its context that there is no space of metaphysics left at all in this system of education as well as in this system of knowledge, system of justice। ठीक है दानिया। तो हमें ये जो फैलेसी है कि एपिस्टेमोलॉजी की प्रायोरिटी होगी मेटाफिजिक्स पे, इसी इसी यानी कि फैलेसी के साथ आगे चलना पड़ेगा। ठीक है। लेकिन ये कि मैं जब तक हूँ, मैं ये पढ़ा रहा हूँ, तो मैं तुम्हें और रशीद भी अपने अपने हिसाब से अगर डिस्कशन में शरीक होगा तो आपको याद दिलाता रहेगा कि ये देखें इसके पीछे जो बुनियादी तौर पर मेटाफिजिकल असम्पशन है वो ये है। तो हम ये कोशिश करते रहेंगे, आपको याद दिलाते रहेंगे। ये जो था ये प्रॉब्लम क्लासिकल सिस्टम्स में नहीं आपको दिखाई देगा, जैसे प्लेटो के पास आपको दिखाई नहीं देगा। क्यों? क्योंकि उनके पास मेटाफिजिक्स प्रायर थी एपिस्टेमोलॉजी से। इसी तरीके से क्रिश्चियन सिस्टम ऑफ एजुकेशन जो है, या क्रिश्चियन सिस्टम ऑफ जस्टिस जो है, उसके अंदर मेटाफिजिक्स को प्रायोरिटी होगी एपिस्टेमोलॉजी के ऊपर। इसी तरीके से अगर आप बेबीलोनियन सिस्टम ऑफ एजुकेशन देखेंगे, तो बेबीलोनियन सिस्टम ऑफ एजुकेशन के अंदर मेटाफिजिक्स को प्रायोरिटी है। इसी तरीके से मैं पूरे यकीन के साथ तो नहीं कह सकता, लेकिन ये कि अगर आप हिंदू ट्रेडिशन को या इंडियन एपिस्टेमोलॉजिकल ट्रेडिशन को देखेंगे, तो वहां पर भी मेटाफिजिक्स यकीनन प्रायर होगी। मैं उससे नहीं कह सकता क्योंकि मैं उसको बहुत अच्छी तरह नहीं पढ़ा, लेकिन ये कि जिन लोगों को थोड़ा बहुत हमने पढ़ा है उसमें हमें बड़ा ऑब्वियस दिखाई देता है कि इनकी मेटाफिजिक्स जो है वो इनकी एपिस्टेमोलॉजी को गाइड करती है, और एपिस्टेमोलॉजी जो है वो इंडिपेंडेंट नहीं है मेटाफिजिक्स से। ठीक है जी। अब आप अगर दानियाल को कोई बात करनी है तो कर सकता है, नहीं तो फिर तैयब बात करेगा।
नहीं सर, मैं तो आई एम फाइन। तैयब भाई अगर कुछ पूछना चाहते हैं तो। ठीक है तैयब, तुम दोनों की आवाजें बिल्कुल एक जैसी हैं, तैयब की और मुझे तो लग रहा है तैयब ही दो तरह की आईडीज से बैठा हुआ बात कर रहा है। नहीं सर, अभी मैं लगे आपको कि अपनी दो शक्ल दिखा देता एग्जाम्पल हूँ। नहीं नहीं नहीं, ठीक ठीक है, मजाक कर रहा हूँ, मजाक। बिल्कुल तैयब जैसी आवाज है तुम्हारी। चलो। जी, अस्सलाम वालेकुम नवाब भाई, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? अच्छा सर, उसमें अर्ज ये है, अ, आपने जिस तरह अभी दानियाल भाई के सवाल के जवाब में बड़ी डिटेल से आपने बताया, हमने आपसे ही, खालिद भाई से, डॉक्टर इमरान साहब से हमने यही चीज़ सीखी है कि जो रिवायती जो एक सिस्टम है उसके अंदर ज़ाहिर है जो मेटाफिजिक्स है इट कम्स फर्स्ट, एंड देन जो एपिस्टेमोलॉजी है वो इसी से डिराइव होती है। तो उसमें आपने माशाल्लाह बड़ी डिटेल से अब दोबारा इसको जो है वो इलेबरेट भी कर दिया। मेरा ख्याल है दानियाल भाई और मैं जो पूछना चाह रहे हैं वो ये है कि हम पहले सिस्टम्स को डिस्कस करेंगे इन डिटेल, मुख्तलिफ जो सिस्टम्स हैं पहले हम उनको देखेंगे, या हम डायरेक्टली जो है वो एजुकेशन पे हम बात करेंगे। मैं भी थोड़ा सा असल में इसमें इंटरेस्टेड हूँ कि आप इस हवाले से बताएं कि हमारा जो मेथड है उसको मतलब किस तरह से हम लेके चलेंगे। जो मेरा अपना मैं भी ये एक जो है वो ये है कि मतलब मैं चाहूंगा कि आप पहले सिस्टम को ज़रा इन डिटेल थोड़ा डिस्कस कीजिएगा, फिर उसके एक आउटकम जो है मुख्तलिफ, जैसे एजुकेशन सिस्टम है जैसे वो है, मतलब उसको फिर अगर आप बात करें तो मेरे ख्याल में वो ज्यादा एक ये कॉम्प्रिहेंसिव भी होगा, अगरचे ठीक, वो थोड़ा टाइम टेकिंग होगा। ये वाली जो प्रेजेंटेशन है इसमें हमने सिस्टम्स को एक्सप्लेन किया है, सिस्टम को एक्सप्लेन किया है, और सिस्टम की जो ऑब्जेक्टिव्स हैं उसको भी थोड़ा बहुत यानी कि क्रिटिकली इवैल्यूएट करने की कोशिश की हुई है। यानी कि जैसे, सही है, यानी कि सिस्टम क्या होता है और सिस्टम के अंदर, लेकिन अगर आप देखें कि जब भी हम सिस्टम को डिफाइन करने की कोशिश करेंगे तो उसके साथ कुछ वैल्यूज जो है वो इंटीग्रेट कर जाएंगी, क्योंकि सिस्टम एक ऐसे ऑर्डर को आइडेंटिफाई करने की कोशिश करेगा जो कि रिपीट हो सके। यानी कि जब हम कहते हैं ना कि भाई ये हमने एक सिस्टम बना दिया है, हेल्थ केयर का सिस्टम बना दिया है, ये हमने जो है एजुकेशन सिस्टम बना दिया है, ये हमने इकोनॉमिक सिस्टम बना दिया है, तो इसका मतलब ये होता है कि उसके पीछे खास किस्म का ताक़ुल, एक खास किस्म की एक्सपेक्टेशंस, एक खास किस्म की प्रोजेक्शंस और एक खास किस्म की प्रिडिक्टेबिलिटी को हम इंश्योर कर देते हैं। अगर फर्ज किया कि सिस्टम मौजूद नहीं होगा तो आप प्रोजेक्शंस नहीं बना पाएंगे, प्रिडिक्शंस नहीं कर पाएंगे, एक्सपेक्टेशन आपकी जो होगी मैच नहीं करेगी, तो आपके लिए स्मूथली फंक्शन करना मुमकिन नहीं होगा। तो ये तो चाहे हम सिस्टम ऑफ जस्टिस देखें या हम सिस्टम ऑफ एजुकेशन देखें, सिस्टम को तो हम पहले एक्सप्लेन करेंगे ही, जैसे इस वाले में भी किया हुआ है। और जो जैसे मैंने, ये पता नहीं आप लोगों को दिखाई दे रहा है स्क्रीन के ऊपर या नहीं कि सिस्टम क्या है, लेकिन फिर जैसे ही हम सिस्टम के ऊपर जाते हैं तो फिर उसके साथ कुछ और चीज़ें जुड़ जाती हैं, और वो चीज़ें जो है वो अस्यूम करती हैं कि आपको जो है वो पता चल जाए, पता होगा क्या कि जस्टिस क्या होता है और ऑर्डर क्या होता है और वगैरह वगैरह। तो ये वाला जो प्रेजेंटेशन है पहले आपको सिस्टम को ही एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे, लेकिन सिस्टम को डिफाइन करने की कोशिश करेंगे इन टर्म्स ऑफ एजुकेशन, इन टर्म्स ऑफ एजुकेशन। तो ये इतनी कोई बड़ी बात नहीं है कि हम पहले सिस्टम इन इटसेल्फ को एक्सप्लेन कर लें। चाहे हम एजुकेशन सिस्टम को करें, चाहे हम सिस्टम ऑफ जस्टिस को करें, सिस्टम को तो हम अंडरस्टैंड करेंगे ही, वो हमने बनाया हुआ भी है। और ये आपको नज़र भी आ रहा होगा कि ये प्रेजेंटेशन पहले से तक के जो क्वेश्चन है उसको देखें। लेकिन चूंकि सिस्टम के साथ जो है पावर का कॉन्सेप्ट एसोसिएटेड होता है और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर का भी, तो फिर वो हमें उन चीज़ों को देखना पड़ता है, और जो हम देखेंगे भी। तो ये तो कोई ये दोनों सूरतों में हम करेंगे।
आप में से जाहिर है कि कोई बच्चा तो नहीं है ना, सब समझदार बड़े लोग हैं ना। तो ये ऐसे लोगों के लिए ही है जो अच्छी खासी अंडरस्टैंडिंग रखते हैं और सिस्टम्स के अंदर काम भी कर रहे हैं। लिहाजा उनके लिए ये चीज़ें, वो जो प्रैक्टिस कर रहे हैं वो उनके लिए एविडेंट होती चली जाएंगी। लेकिन ये सवाल, इसका फैसला कि भाई पहले हम एजुकेशन को देखें या पहले हम जो है वो सिस्टम ऑफ जस्टिस को देखें, ये फैसला आप लोगों ने करना है। अब आपको ये है ना, जैसे दानियाल ने और अपना तैयब ने अपनी बात कर ली, इस तरह जितने भी लोग हैं ना वो अपनी बात करें और घबराए नहीं। और अगर फर्ज किया कि उनको लगता है कि भाई ये रिकॉर्डिंग हो रही है, फिर ये मेरी चंपूगिरी की बात पे हंसेंगे, ये भी थोड़ा शैतान आदमी, कहीं मजाक ना उड़ाए मेरा, तो मैं आप लोगों से कहता हूँ कि मैं जो हूँ कोई वो नहीं, मजाक नहीं उड़ाऊंगा किसी का। और रशीद से कह के हम जो है वो रिकॉर्डिंग भी रुकवा देते हैं, रिकॉर्डिंग भी बंद कर देते हैं। आपकी जो भी पॉइंट ऑफ व्यू होगा उसके नतीजे में कोई आपका मजाक नहीं होगा। मैं जरा पानी पी के अस्सलाम आपको वालेकुम। भी बोलूं। वालेकुम सलाम। हाँ भाई वकार। अच्छा सर, ऐसा है कि मेरा इस पूरे टॉपिक्स या सिस्टम या एपिस्टेमोलॉजी और इस तरह की चीज़ों के बारे में बहुत कम इल्म है, और मैं पहली दफ़ा आपके साथ शामिल हो रहा हूँ। पहले एक जुमान साहब का एक था पेज, वहाँ पे आप कुछ पढ़ाते होते थे, वहाँ पे था आपके साथ, लेकिन वो काफ़ी पुरानी बात है। तो इसलिए मैं तो अभी पहले सीखने के फेज में हूँ, थोड़ा समझूंगा, उसके बाद आपसे कुछ डिस्कस करूंगा इंशाल्लाह। नहीं नहीं, देखो वकार, मसला ये है कि इंसान की जिंदगी को जो डायरेक्टली पहले हिट कर रहा होता है ना, फर्ज करो कि तुम कहीं जा रहे हो और तुम्हारे सफर में हो तुम, सही है, और सफर में तुमने जूती पहनी हुई है, और जूता जो पहना हुआ है उसके अंदर कोई कील है, ठीक है। अब वो कील जो है वो चुभी चुभी, तुम्हें पैर डालते ही चुभी, पैर डालते ही तुम्हारे कील पैर में चुभी। और उनको यार मसला ये है कि अभी तो भाई मैं सफर शुरू कर चुका हूँ, अब चुभ रही है तो चुभने दो, तो चुभ रही है तो चुभने दो। तो तुम सफर कैसे करोगे, वो तो चुभ रही है। जब हम लोग एनसीसी करते थे, पता नहीं तुम लोगों ने की है नहीं की, तो हम जब एनसीसी शुरू हुई हमारी इस कॉलेज के अंदर, तो हमें पहले दिन जो लेक्चर दिया वो सोल्जर था, वो आया और उसने बताया कि देखो जो सोल्जर जो होता है उसको जो चलना होता है बहुत, और सोल्जर के जो पंजे होते हैं ना वो उसकी जिंदगी की जमानत देते हैं। सोल्जर के जो पंजे हैं, पैर जिन पे वो चल रहा है, अगर वो खराब हो गए तो वो 10 किलोमीटर कैसे चलेगा। अच्छा, और सोल्जर के जो चलने के लिए उसके जूते बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। तो जूते के अंदर अगर लगा कोई जख्म, या जूता सही नहीं है, जूता छोटा है या जूता बड़ा है, तो वो क्या करेगा कि वो आपको पैर में छाला डाल देगा, छाला डाल देगा। और आपको तो सामान भी उठाना है और आगे भी बढ़ना है और चलना भी है, तो वो जो है वो छाला जो है वो 1 किलोमीटर चलने के बाद आप बर्दाश्त भी कर रहे हो, वो उसको जख्म बना देगा। जख्म बना देने के नतीजे में वो खाल फाड़ देगा आपकी। और जब आप 10 किलोमीटर चल के वहां पहुंचोगे तो आप बेकार हो चुके होगे, आप ना कौम के काम के होगे, ना फौज के काम के होगे, ना मुल्क के किसी के काम के नहीं होगे, क्योंकि आपने जूते पे तवज्जो नहीं। तो वो कहते हैं भाई जूता इंतहाई इंपॉर्टेंट होता है। इसी तरह जब आप कोई ख्याल सीखने जाते हो, कोई अंडरस्टैंडिंग सीखने जाते हो, कोई सिस्टम, कोई भी चीज़ जब आप अंडरस्टैंड करने जाते हो, तो उस अंडरस्टैंडिंग के दौरान कोई ऐसा कॉन्सेप्ट, कोई ऐसा आइडिया या कोई कोई ऐसी चीज़ होती है जो आपको चुभ जाती है फौरन से, यानी कि आपके जहन में जी। वो एक कचोखे की तरह चुभना शुरू, इसी तरह आपके दिल में फांस की तरह चुभना शुरू। जब तक आप उसे निकालोगे नहीं ना भाई, आप उस परसूट ऑफ नॉलेज में आगे सफर नहीं कर सकोगे। अगर उसी फांस के साथ आप आगे चले, आपने कहा चलो चलो यार मुझे चुभ रही है बात, कोई बात नहीं, दूसरों को तो नहीं चुभ रही ना,
तो वो फांस जो है वो आपके लिए आपकी अंडरस्टैंडिंग को करप्ट कर देगी। तो यानी कि जब आप किसी भी सिस्टम ऑफ थॉट को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें, मैं पढ़ाऊं कोई भी पढ़ाए, आप खुद पढ़ो, जी। फांस आपके जहन में नहीं होनी चाहिए। जैसे मेरे जहन में ठीक। ये फांस नहीं है कि मजहब से जान नहीं छुड़ाई तो क्या होगा, लेकिन जब आप मॉडर्न सिस्टम्स में जाते हैं, वो आपको एपिस्टेमोलॉजिकली कन्विंस करता है कि भाई मजहब की फांस पहले निकाल के अलग रख दो। भाई मजहब की फांस, मजहब आपको फांस लग रहा है या नहीं लग रहा? अगर जैसे मुझे नहीं लग रहा मजहब फांस, बल्कि मुझे मजहब अपना वजूद लग रहा है, तो मेरे लिए तो प्रॉब्लम नहीं है भाई, मुझे कोई मसला नहीं है। तो मैं किसी भी एपिस्टेमोलॉजी को पढूं या किसी भी मेटाफिजिक्स को पढूं, क्योंकि मजहब को मैं फांस समझता ही नहीं, मुझे वो कील लगता ही नहीं, मुझे वो चुभ नहीं रहा, बल्कि मैं, मेरा वजूद के अंदर वो पिन्हा है, तो वो मेरा पार्ट ऑफ द बीइंग है, तो मुझे मसला नहीं है, मुझे प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन हो सकता है किसी भाई को हो प्रॉब्लम। इसी तरह या किसी के लिए मजहब हो सकता है, किसी के लिए जो है जेंडर हो सकता है, किसी के लिए क्लास हो सकता है, किसी के लिए एथनिसिटी हो सकता है, किसी के लिए जो है ट्रेडिशंस हो सकते हैं, किसी के लिए जो है वो क्या बोलते हैं प्रोग्रेस हो सकता है, किसी के लिए प्लेजर हो सकता है। इस तरह हर इंसान की अलग अलग फांसें हैं, फांसें, अलग अलग जी। कीलें। तो वो ये बात नहीं हो रही कि बिल्कुल कोई कम जानता है कोई ज्यादा जानता है, इट डजंट मैटर। लेकिन ये कि मैं जो आप लोगों से बुलवा रहा हूँ, सिर्फ ये बुलवा रहा हूँ कि मुझे फैसला करने में आसानी है। जी ठीक है सर। ठीक है। जी भाई तला। जी अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर हाँ जो तला। मुझे अभी आपकी बात से समझ में आ रहा है वो यही है कि जैसे हम सिस्टम ऑफ एजुकेशन को समझने के लिए उसकी बेसिस यानी कि जो उसके फंडामेंटल प्रिंसिपल्स हैं और ख़ासतौर पर उसके जो उसके पीछे जो उसका एक जस्टिस का कंसेप्ट है उसको समझना पहले ज़रूरी है। एंड देन आफ्टरवर्ड्स वी कैन अंडरस्टैंड द एजुकेशन एंड दिस सिस्टम्स ऑफ एजुकेशन। तो सर ये बिल्कुल सही बात आप मतलब मुझे भी यही समझ में आ रही है कि हमें बेहतर है कि पहले हम सिस्टम्स ऑफ जस्टिस को पहले समझ लें जैसे आप बता रहे हैं देन उसके बेसिस के ऊपर एजुकेशन को सर। और सर एक और भी बात ठीक। जैसे आपने एक बात अभी कही कि पोस्ट एनलाइटनमेंट जो थिंकर्स हैं यानी कि ये जो पोस्ट मॉडर्निटी के जो थिंकर्स हैं वो जिस तरीके की चीज़ों को एक्सप्लेन करते हैं फॉर एग्जांपल डलूज या जिजैक वो फर्क लगता है नजर आता है कि थोड़ा वो डिफरेंट है लेकिन ये कि आप डीप डाउन तो वो भी वही बात ही करते नजर आते हैं जो कि प्योर एनलाइटनमेंट थॉट के अंदर से निकलती आ रही है डीप बिल्कुल मतलब शायद ज्यादा पावरफुल और फोर्सफुली देन कांट और ह्यूम और लॉक वो ज्यादा फोर्सफुली और बयान कर रहे हैं कि शख्सी या ग्रोही आज़ादी को कैसे पाना है और उसके लिए क्या करना है बनिस्बत ये कि जो कि मॉडर्निस्ट थिंक करते तो वो तो जी वही काम कर रहे हैं जो कि एनलाइटनमेंट कर रही थी बल्कि शायद ज्यादा फोर्सफुली कर रहे हैं। जी बिल्कुल। और अली भाई का जो अगर आप काम देखें, तो अली भाई का शुरू का काम जो है, जो जब वो यहाँ पे थे, उन्होंने यही बताने की कोशिश की कि उसमें कोई फर्क नहीं है, ऐसा सब्सटेंटिव फर्क नहीं है। और पोस्ट मॉडर्निज्म जो है वो लिमिटेशंस आइडेंटिफाई कर रही है मॉडर्निटी की, इस सेंस में कि क्यों वो हकीकी मायनों में इनलाइटेंड नहीं हो पा रही, और अपनी जो बाकियात थी, इज्तिमाइयत, इज्तिमाई बाकियात से अपनी जान नहीं छुड़ा पाई, और अक़दार से अपनी जान नहीं छुड़ा पाई, और यूनिवर्सैलिटी से अपनी जान नहीं छुड़ा पाई, जो कि बुनियादी तौर पर एंटी इनलाइटनमेंट कॉन्सिक्वेंसेस जनरेट कर रही है। बिल्कुल सही बात है, ऐसा ही है। और ये कि
पोस्ट मॉडर्निटी जो है वो बुनियादी तौर पर फिश विदाउट वाटर है मॉडर्निटी के बगैर। यानी कि ये जितने भी पोस्ट मॉडर्निस्ट आपको नजर आते हैं यहाँ, चाहे पाकिस्तान के अंदर हो या पाकिस्तान से बाहर हो, यानी कि तीसरी दुनिया के जो भाई हैं उनकी बात कर रहा हूँ, और जो मगरबी दुनिया में बैठे हुए हैं, वो तो सारे मॉडर्न इंस्टीट्यूशंस को उनके से ही बेनिफिट हो रहे हैं। और इनकी जो स्टेट थियरी है या पनिशमेंट थियरीज हैं और जो ऑर्डर सस्टेनेंस की जो मॉडल्स हैं, उनके ऊपर सिवाय एतराज करने के उनके पास कोई ऑल्टरनेटिव अपरेटस तो नहीं है मॉडर्निटी के बगैर। और ये तो हमने आंखें खोल के पोस्ट यानी कि वॉर अगेंस्ट टेरर के दौरान हमने ये अपनी आंखों से देखा। वॉर अगेंस्ट टेरर के अंदर तो हमने ये देखा कि सारे के सारे पोस्ट मॉडर्निस्ट की घिघी बन गई कि भाई ये इस चैलेंज को अब हम कैसे देखेंगे, और सारे के सारे सबसाइड हो गए। तो ये बिल्कुल सही बात है, ऐसा ही है कि पोस्ट मॉडर्निटी जो है वो जो है कोई रियल ऑल्टरनेटिव ऑफ मॉडर्निटी या पेश नहीं करती, और वो भी मॉडर्निटी को प्रिज्यूम कर कर ही उसमें कुछ कली भुनने और नए लगा देती है। और सही बात है, ये ठीक बिल्कुल सही बात है जी। सोहेल, हाँ सोहेल, अब अस्सलाम आप वालेकुम बात कर। सर। वालेकुम सलाम। सर जहाँ तक अभी तक जो डिस्कशन हुई है, मैं समझ रहा हूँ कि हम सिस्टम ऑफ एजुकेशन और सिस्टम ऑफ जस्टिस के हवाले से बात करना चाह रहे हैं और उसमें प्रायोरिटाइज करना चाह रहे हैं विच इज़ इम्पोर्टेंट। और उसमें हमने कुछ एरा फिक्स किया कि हम पोस्ट मॉडर्निज्म के हवाले से या मॉडर्निज्म के हवाले से के चलेंगे। तो हम जो भी सिस्टम की बात कर रहे हैं, सिस्टम ऑफ एजुकेशन हो या सिस्टम ऑफ जस्टिस हो या कोई और भी सिस्टम हो, वो सारे के सारे सिस्टम किसी आइडियोलॉजी से ड्रिवन होते हैं। जी ठीक है, तो अगर हमने किस आइडियोलॉजी को पहले हमने डिसाइड करना होगा कि किस आइडियोलॉजी की हम बात कर रहे हैं, और उस आइडियोलॉजी के तहत उसके आगे जो भी सिस्टम हम लेके चलना चाहेंगे हमें उसकी बात करनी पड़ेगी। और इसको हमको फोकस मतलब लिमिट नहीं करना चाहिए मॉडर्निज्म या पोस्ट मॉडर्निज्म के हवाले से। जो मॉडर्निज्म है वो उसने मल्टीपल आइडियोलॉजीज पैदा की हैं। जैसे कि अगर आप सिस्टम ऑफ जस्टिस को देखें ना, तो हर पॉलिटिकल सिस्टम ऑफ जस्टिस जो है वो एक ख़ास किस्म के पॉलिटिकल आइडियल के ऊपर खड़ा होता है, और वो पॉलिटिकल आइडियल उसकी आइडियोलॉजी को जनरेट करता है। मिसाल के तौर पे जैसे इज्तिमाइयत पसंद जो मॉडर्निस्ट है, वो ये कहते हैं कि फ़र्द अपनी इनफरादी हैसियत में अपनी सियासी बसीरत का इजहार नहीं करता, बल्कि फ़र्द अपनी इज्तिमाई हैसियत में अपनी सियासी अहदाफ का तयन करता है या तयन करना चाहिए। तो इसका मतलब ये होगा कि असल में जो उसकी इडियोलॉजिकल पोजीशन है वो एंटी इंडिविजुअलिटी होती है, बल्कि वो कलेक्टिविटी के साथ चलता है। अच्छा चले, अब आपने कह दिया जी, तो ये तो मॉडर्न सिस्टम के अंदर एक ऐसी आइडियोलॉजिकल फ्रेमवर्क हो सकता है जो कि कलेक्टिविटी को प्रायर समझता है इंडिविजुअलिटी पे। तो दूसरा आदमी ये कह सकता है कि देखें, जो भी इंसान के सियासी अहदाफ होते हैं उनकी सियासी तश्कील नौ के लिए जो जिद्दोजहद करता है वो तो फर्द ही करता है, इंडिविजुअल करता है, एक इंसान करता है। लिहाजा कोई भी सियासी निज़ाम हो वो तो फर्द की सतह के ऊपर ही परखा और जाना और समझा जाना चाहिए। लिहाजा जो सियासी जिद्दोजहद होगी या सियासी निज़ाम होना चाहिए वो फ़र्द की सतह पर जांचा और परखे जाने के लायक होना चाहिए। तो ऐसे मॉडर्न एक्स जो सिस्टम होगा उसके अंदर जो भी आइडियोलॉजिकल फाउंडेशन होगी वो इंडिविजुअलिज्म को सपोर्ट कर रही होगी। तो क्या आप ये कहेंगे कि दोनों की आइडियोलॉजी में फ़र्क है? जी, दोनों की आइडियोलॉजिकल फाउंडेशन फ़र्क है, लेकिन दोनों रूट कर रहे हैं मॉडर्निटी या इनलाइटनमेंट के ही फाउंडेशंस के साथ। तो ये तो आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस जो हैं, यानी कि सोशलिज्म एक अलग आइडियोलॉजी है और फैशिज्म एक अलग आइडियोलॉजी है और नेशनलिज्म एक अलग आइडियोलॉजी है और रेसिज्म
एक अलग आइडियोलॉजी है, लेकिन ये सब रिड्यूसिबल है मॉडर्निटी के अंदर। यानी कि अगर आप फूको पढ़ें तो वो बताएगा कि पिछले 200 साल के अंदर यूरोप के अंदर जितनी भी लड़ाइयाँ हुई हैं वो सब ह्यूमनिज्म के नाम पर ही हुई हैं, और ये सारी की सारी जो आइडियोलॉजीज थी वो ह्यूमनिस्ट आइडियोलॉजी ही थी। पाकिस्तान के अंदर जो लोग थोड़ी बहुत सोशल साइंसेस वगैरह पढ़कर या इधर उधर से उल्टे सीधे फलसफे के कोर्सेज पढ़ के जो ह्यूमनिज्म का तस्वुर लेकर आ जाते हैं, वो समझते हैं कि ह्यूमनिज्म का मतलब होता है सबकी खुशी में खुश होना और बसंतें मनाना और नाच गाना करना और हर हर बात पे मोहब्बत करना, और जब इसके बावजूद भी कोई मर जाए तो मोमबत्ती जला के खड़े हो जाना, और ह्यूमनिस्ट होने का ये मतलब होता है। ये सही बात नहीं है भाई। इसका मतलब है कि हजरत को इत्तला नहीं है कि ह्यूमनिज्म के नाम पे दुनिया में क्या क्या हुआ है। तो जब हम ये सिस्टम ऑफ जस्टिस पढ़ेंगे तो हम ये बताएंगे कि इस सिस्टम ऑफ जस्टिस के पीछे पॉलिटिकल आइडियल क्या है और उसके नतीजे में किस किस्म की पॉलिटिकल आइडियोलॉजी निकलेगी और वो पॉलिटिकल आइडियोलॉजी किस तरह से एक्सप्लिकेट करेगी। ये एक बड़ा प्रोजेक्ट है, ये इट विल टेक टाइम, बट वंस यू कंप्लीट all those lectures, you will realize that now you are more um, um, uh, groomed to understand the modern notion of multiplicity. This is not actually multiplicity. They presume a competitive relationship with each other. तो हम ये बताने की कोशिश करेंगे आपको। सिस्टम ऑफ जस्टिस जब हम पढ़ेंगे तो जाहिर है कि उसमें आइडियोलॉजी जो है वो आ जाएगी, उसको आइडियोलॉजी को हम एक्सप्लेन करेंगे और ये भी आपको बताएंगे कि आइडियोलॉजी को आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस को रिकंसाइल करने के क्या क्या कोशिशें की गई। मिसाल के तौर पे नेशनलिस्टों ने किस तरह से रेसिस्टों के साथ मुसालिहत कर ली, यानी कि पाकिस्तान के अंदर मुस्लिम नेशनलिज्म ने किस तरह से एथनोसेंट्रिक नेशनलिज्म के साथ मुसालियत की। जैसे जब पाकिस्तान बन रहा था तो पाकिस्तान बनने के लिए ये जो डिफरेंस था कि भाई कोई आदमी पंजाबी है या सिंधी है या बलोच है या पठान है, ये जाहिर है कि ये एथनिसिटी है और इंसान की ज़बान, इंसान का कल्चर, इंसान की तारीख, इंसान की जियोग्राफी ये मैटर करती है। लेकिन ये कि वो एथनिक पर्टिकुलैरिटी जो एक सिंधी को एक पंजाबी से और एक पंजाबी को एक बलोच से और एक बलोच को एक सिंधी से मुमय्यज़ करती है, तो और ये अलग अलग एथनिक आइडियोलॉजीज या एथनिक अलग अलग एथनिक पर्टिकुलैरिटीज रखने के बावजूद ये सब पाकिस्तान की जिद्दोजहद में शरीक हुए और इन्होंने कहा कि भाई हम सब मुसलमान हैं माशाल्लाह। तो मुसलमान हैं तो फिर सियासी निज़ाम के लिए ये इस्लाम को बुनियाद क्यों नहीं बना रहे। पाकिस्तान बनाने के लिए बुनियाद बना रहे हैं लेकिन इस्लाम को बुनियाद नहीं बना रहे, बल्कि बुनियादी तौर पर ये लिबरल आइडियोलॉजी या नेशनलिस्ट आइडियोलॉजी या कुछ लोगों ने सोशलिस्ट आइडियोलॉजी को प्रायोरिटाइज क्यों कर लिया। तो इसका मतलब है कि वो लोग जो मुसलमान अपने आप को कह रहे थे वो भी एक नेशनलिस्ट पोजीशन ही थी, यानी कि वो एक मुस्लिम नेशनलिज्म था। तो मुस्लिम नेशनलिज्म जो था वो कॉस्मोपॉलिटन लग रहा था उनको कि भाई सब लोगों की एथनिक प्रायोरिटीज को इस तरह रिकंसाइल कर एक मुल्क हासिल करने में उनको मदद दे दे, उसके बाद हम जो है अपनी अपनी एथनिक आइडेंटिटीज के साथ इस ऑटोनॉमी को सेलिब्रेट करेंगे। तो रिकंसिलिएशन पॉसिबल है एथनोसेंट्रिक नेशनलिज्म में और मुस्लिम नेशनलिज्म में या पाकिस्तानी नेशनलिज्म में, ये रिकंसाइलेबल है। और ये यूरोप के अंदर भी आपने देखा कि बरतानिया में जो है वो आयरिश भी हैं और स्कॉटिश भी हैं और इंग्लिश भी हैं, लेकिन ग्रेट ब्रिटेन के अंदर स्कॉटिश, आयरिश और इंग्लिश एक फेडरेशन के साथ फंक्शनल हो सकते हैं, लेकिन गोरे होने के बावजूद वो फ्रेंच के साथ अपने आप को मुमय्यज करते हैं, डिफरेंशिएट करते हैं। गो के बहुत सारे उनके बादशाह जो थे वो फ्रेंच थे। तो बताने का मतलब ये है कि नेशनलिज्म जो है
वो मुसालिहत करता है। इसी तरीके से फेमिनिज्म भी मुसालिहत करता है, इसी तरीके से सोशलिज्म भी मुसालिहत करता है। तो इनकी आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस को हम अंडरस्टैंड करेंगे। ये अभी आपको हो सकता है कि जाहिर है कि आपको ये बात मुश्किल लगे, लेकिन जब आप इस रिकॉर्डिंग को बार बार सुनेंगे तो आपको ये बात समझ में आ जाएगी कि जब आप सिस्टम्स ऑफ जस्टिस को बड़े कैनवस पे, फिलोसॉफिकल कैनवस पे अंडरस्टैंड कर रहे होते हैं, तो वो आइडियोलॉजिकल जो बाइफरकेशन है उसको भी एक्सप्लेन कर देता है, और आइडियोलॉजिकल कंपैटिबिलिटीज और कॉम्प्रोमाइजेस को भी एक्सप्लेन करता है। ठीक है? जी जी जी, आप बात करो पहले। तला फिर दानियाल। जी सर, अभी इंक्लूसिविटी का जिक्र आप अभी कर रहे थे थोड़ी देर पहले ना, ये इस्तेलाह आजकल बड़ी इन चल रही है। हम मुख्तलिफ, यानी कि अब तो कायद आजम की बर्थडे के ऊपर जो नीचे पैम्फलेट्स बन रहे हैं वो भी एक इंक्लूसिव पाकिस्तान और इस तरीके के स्लोगन्स के जी साथ आ रहे हैं। अच्छा, ये जो इंक्लूसिविटी है, ये जो टर्म है, ये अपने अंदर एक बड़ी एक खास एक पीछे एक कंसेप्शन ऑफ जस्टिस को प्रिज्यूम करके आ रही है। यानी कि जी ये इंक्लूसिविटी, ऑब्वियसली हम सब चाहेंगे कि सब लोगों को इल्म मिले और सब इल्म हासिल करें, लेकिन इस खास इंक्लूसिविटी के पीछे एक खास कंसेप्शन ऑफ जस्टिस है। तो ये तो खुद अपने अंदर बड़ी फिर एक्सक्लूसिव इस्तिलाह हुई, यानी कि जी ये एक जी खास। बिल्कुल। देखो, दुनिया में जब भी कोई सिस्टम डेवलप होता है, वो जब दुनिया के सामने पेश किया जाता है तो इस तरह पेश किया जाता है कि क्या सब लोग इसका पार्ट बन सकते हैं या नहीं बन सकते। सही है? जैसे ईसाइयत जब आई, मिसाल मैं दे रहा हूँ, तो ईसाइयत जब आई तो रोमन जो किंग होते थे वो पूरी दुनिया को फतह करने की कोशिश करते थे। और आपको पता है अलेक्जेंडर ने ये कोशिश की, और जो है सीजर ने, जूलियस सीजर ने ये कोशिश की, और मुख्तलिफ लोगों ने ये कोशिश की कि पूरी दुनिया को हम एक झंडे तले जमा कर लें। जब वो पूरी दुनिया को फतह भी कर लें, लेट सपोज कि फतह कर नहीं कर पाए लेकिन चले कर लिया, तो उसके बावजूद भी जो रोमन है वो तो नस्ल की बुनियाद पर, हड्डी और खून की बुनियाद के ऊपर चूंकि अपने अपनी पॉलिटिकल लेजिटिमेसी असर्ट करते थे। तो अलेक्जेंडर द ग्रेट अपने आप को क्या कहता था? अलेक्जेंडर द ग्रेट क्या अपने आप को आलमी इंसान कहता था या रोमन कहता था? तो फर्ज करें कि वो आलमी समझ रहा है अपने आप को, यानी कि ग्लोबल ह्यूमैनिटी का रिप्रेजेंटेटिव समझ रहा है। और उसकी दलील क्या है कि भाई मैंने पूरी तमाम रियासतों को या तमाम तहजीबों को शिकस्त दे दी। तो इसके बावजूद कि लोग उससे शिकस्त खा गए, शिकस्त खा जाने के बाद भी नस्लन तो वो अफ्रीकन ही रहेंगे ना, नस्लन वो इजिप्शियन रहेंगे, पर्शियन रहेंगे, इंडियन रहेंगे, टर्क्स रहेंगे। तो फिर वो तो हमेशा जो है जीन्स या फ्लैश या ब्लड जो है, ये तो यूनिवर्सैलिटी की बुनियाद नहीं बनता। लिहाजा रोमन जो थिंकर्स होते थे या रोमन जो फिलोसोफर सॉरी रूलर्स होते थे, उनके लिए हमेशा ये होता था कि हमेशा अदरनेस मौजूद रहेगी हमारे और दूसरों के दरमियान। इसका मतलब ये हुआ कि रेसिज्म की यूनिवर्सैलिटी या एथनोसेंट्रिसिटी की यूनिवर्सैलिटी या नेशनलिज्म की यूनिवर्सैलिटी या जो है वो रिवील हो जाएगी बिकॉज ऑफ द फ्लैश एंड द ब्लड एंड द कलर ऑफ द स्किन एंड द लैंग्वेज दे आर यूजिंग। इसको ओवरकम किया आकर ईसाइयत ने, और ईसाइयत ने आकर ये दावा किया कि देखो ये सब जो हैं ऑल आर इक्वल इन द आईज ऑफ द गॉड, ऑल आर द चिल्ड्रंस ऑफ द गॉड। So if all are the children of the God, it doesn't make any difference whether you are Romans or you are a Goth or you are a Persian or you are an Egyptian or you are Indian or African, whatever. They can be your brother because they are the creature of the God. तो आप अगर किंगडम ऑफ हेवेंस एस्टैब्लिश करोगे तो आप इस दुनिया में सबके लिए एक ऐसी आइडेंटिटी ओपन तुम्हें करनी पड़ेगी
जिसमें पार्टिसिपेट कर सकता है एक स्पेनिश भी उसी तरीके से जिस तरह से एक रोमन या एक इजिप्शियन या एक बेबीलोनियन या एक पर्शियन या व्हाटएवर। तो फिर आप यूनिवर्सैलिटी की बात कर सकते हो। तो ईसाइयत एक यूनिवर्सलिस्ट आइडियोलॉजी बनकर निकली। समझ में आई बात आपको? तो अगर फर्ज किया कि एक अच्छा यानी कि ईसाई है, तो इससे फर्क नहीं पड़ता कि वो ईरानी है या तुरानी है या फ्रेंच है या जर्मन है या स्कॉटिश है या आयरिश है, वो क्रिश्चियन है भाई। तो आपने देखा कि बहुत सारे होली रोमन एम्परर जो थे, वो कोई हंगरी का था, तो कोई फ्रांस का था, तो कोई बर्तानिया का था। तो वो एक झंडे तले जमा क्यों होते थे? क्योंकि वो कहते थे कि हम सब ईसाई हैं, हम सब जो है किंगडम ऑफ हेवन एस्टैब्लिश करें। और इस जंग के इख्तिताम पर कुछ लोग जो है दुनिया को जन्नत बना देंगे और कुछ लोग आखिरत में जन्नत में पहुंच जाएंगे। इसी तरीके से इस्लाम। लेकिन ये जो इनलाइटनमेंट के बाद जो नेशनलिज्म पैदा हुआ, वो रिएक्शन था इसी इंक्लूसिविटी की तरफ। यानी कि इस इंक्लूसिवनेस के ही तो खिलाफ वो था कि सबसे पहले चर्च ऑफ इंग्लैंड और चर्च ऑफ ऑस्ट्रिया अलग हो गया। उन्होंने कहा जी हम तो इंग्लिश हैं, उन्होंने कहा हम तो ऑस्ट्रियन हैं, उन्होंने कहा तो ठीक है वो क्रिश्चियन है, लेकिन ये ऑस्ट्रियन और इंग्लिश और स्कॉटिश और आयरिश और फिर फ्रेंच, एंड इस तरह से ये नेशनलिज्म पैदा हो गया। तो इस नेशनलिज्म को खत्म करने की कोशिशें इनलाइटनमेंट में भी हुई। जैसे नेपोलियन बोनापार्ट ने यूरोपियन आइडेंटिटी डेवलप कर दी, हाँ, यूरोपियन यूनियन डेवलप कर दी। लेकिन जैसे ही बुरा वक्त आता है, लोग ब्रेग्जिट लेके बाहर निकल जाते हैं। जैसे बर्तानिया ने कहा सारे इन कंगलों को सबको हमें पालना पड़ रहा है। तो ये चेकोस्लोवाकिया के बाद जो है, जो यूरोपियन यूनियन में मेंबर्स आए, वो बेचारे गरीब लोग थे, वो के वो यूरोपियन थे लेकिन गरीब लोग थे और मफलूकुल हाल लोग थे। उनका बर्डन भी इनके ऊपर आया, तो इनके लिए मसला पैदा होना। यूरोपियन यूनियन ने जो पार्लियामेंट डेवलप की, उस पार्लियामेंट के अंदर ज़्यादातर बुड्ढे थे, और वो बुड्ढों को की जो फाइनेंसिंग होती थी, वो सारी की सारी फाइनेंसिंग जो थी वो नौजवान लोगों के कट्स लगा के होती थी। सबसे ज़्यादा जिनके ऊपर कट्स लगते थे, उन्होंने कहा भाई इन बुड्ढों को पाल पाल के हम लोग तो मारे जाएंगे। तो उन्होंने अपनी इंक्लूसिविटी को एब्स्ट्रैक्ट कर दिया, एब्स्ट्रैक्ट कर दिया ह्यूमनिज्म के नाम पर और लिबरलिज्म के नाम पर, लेकिन सब्सटेंटिव प्लेन पर अपने आप को अलग कर लिया। और अपने आप को अलग करके कहा कि जी हम तो ब्रेग्जिट ले रहे हैं, हम तो बाहर जा रहे हैं भाई, हम तो यूरोपियन यूनियन के चक्कर में नहीं पड़ेंगे। बल्कि जब यूरोपियन यूनियन बन भी गई थी, उस वक्त भी जो है शेंगेन वीजा जो होता था, वो बर्तानिया उसको एंटर नहीं होने देता था। तो इसका मतलब है कि इट मीन्स दैट ऑल आर इक्वल बट सम पीपल आर मोर इक्वल देन अदर्स। ठीक है? तो इंक्लूसिविटी का जो मसला है, ये हमेशा दुनिया में जब भी कोई ताकतवर आइडियोलॉजी, यानी कि मॉडर्निटी अपने आप को ऑल इंक्लूसिव कहती है, और पोस्ट मॉडर्निटी ये कहती है ये इंक्लूसिव नहीं है, हम बनाएंगे इसको मजीद इंक्लूसिव, यू नो। तो इंक्लूसिविटी, और हमारी जैसी जो कौमें हैं जो कि जिसका सारा का सारा इंटेलिजेंशिया जो है वो जाहिर है कि अब क्या बोले, वो बिल्कुल यानी कि तीसरे दर्जे की जो पॉलिटिकल थियरीज हैं उनसे अपने अपने सिस्टेमिक थियरीज निकालता है। तो उनके लिए तो ये कोई इतना नहीं है। उनका ये कहना है कि भाई हमने कौन सा इस पे अमल करना है, बोलने में क्या हर्ज है। तो जाहिर है कि यहाँ पर जब एक इंसान मजहब की बात करके कहे कि भाई हमने कौन सा इस पे अमल करना है, तो ले लो इस्लाम के नाम। तो वो इंक्लूसिवनेस का लफ्ज भी इसी तरह इस्तेमाल करते हैं ताकि बेचारों को थोड़ी एक वो मिल जाए, क्या एक पोस्ट डॉक मिल जाए, या किसी कॉन्फ्रेंस के अंदर आने जाने का 3 दिन का टिकट मिल जाए। कोई इतने यानी कि वो, मुझे नहीं लगता कि वो इतने यानी कि मुखलिस हैं उस इंक्लूसिविटी के साथ। और अभी तो इंक्लूसिविटी के का बहुत ही यानी कि बुरा
बुरा टाइम चल रहा है, यानी कि सबका माशाल्लाह मुंह काला हो रहा है, जो इंक्लूसिविटी वगैरह की बात करते थे। कि भाई ये जो है, तो जब यूरोप जाते हैं, मिसाल के तौर पे मैं आपको बता दूं, ये पाकिस्तान का जितना भी लिबरल आदमी हो, जितनी भी लिबरल औरत हो, या जितना भी लिबरल जो है वो ट्रांसजेंडर हो, जब वो अमेरिका जाता है और यूरोप जाता है, तो आजकल हालात ये हैं भाई कि वो यहाँ पर चाहे दीन के का मजाक उड़ाता हो, गालियां बकता हो, मजाक बनाता हो, लेकिन वहां पर जब वो जाता है तो वो उसको एक मुसलमान के तौर पर ही ट्रीट करते हैं। यानी कि कितनी, यानी कि ये इन लोगों की बदनसीबी है कि सब कुछ छोड़ दिया, उसके बावजूद भी दुनिया इनको मुसलमान के तौर पर ही रिकग्नाइज करती है और उनसे कहती है चलो भाई आप बताओ इस्लाम इसके बारे में क्या कहता है। अब इस्लाम का तो कख नहीं पता इनको, तो ये क्या बताएंगे। तो बजाय ये कि ये बेशरम ये बोल दें कि भाई हमें तो इस्लाम के बारे में कुछ पता ही नहीं, हम तो इस्लाम से कोई मदद लेना ही नहीं चाहते, इस्लाम को तो हम एक पर्सनल चीज समझते हैं, हम तो आपसे सीखना है, हम तो आपके चमचे हैं, हम तो आपको अपना आपके पट्टे हैं हम। तो ये भी इस्लाम को समझाना शुरू कर देते हैं। सही है। हद ये है कि शाहरुख खान जैसे इंसान को भी वो मुसलमान समझते हैं। हद तो ये है कि आमिर खान को भी वो लोग हिंदुस्तान में लोग मुसलमान कह रहे हैं। सही है ना। तो वो बेचारा बोल दे कि भाई मैं तो हुई नहीं मुसलमान, लेकिन वो भी इसको एक आइडेंटिटी के तौर पे लेके इंक्लूसिविटी के नाम के ऊपर बिल्कुल दीन को त्याग देने के बावजूद भी मेंबर बन रहा है। तो जिसे हम आजकल इंक्लूसिविटी कह रहे हैं या समझ रहे हैं या समझा रहे हैं, वो ये है कि आप जिस इडियोलॉजी पे है ना, कहो कि ये इडियोलॉजी हक नहीं है, अगर आप ये बाबांगे दुहल कह देते हो तो कहते हैं हाँ ये है इंक्लूसिव। यानी कि अगर आप कहोगे जी मैं मर्द नहीं हूं, मैं मर्द नहीं हूं, तो फिर आप इंक्लूसिव हो। अगर एक औरत कह दे भाई मैं औरत नहीं हूं, तो फिर ये इंक्लूसिव हो गई। अगर एक इंसान कहे मैं मुसलमान नहीं हूं, फिर मैं इंक्लूसिव हो गया। वो तो बहुत ही, यानी कि बाजारी टाइप की जो सतह है जिसे पेश कर रहे हैं। हाँ, जो डिलूज जिस किस्म की इंक्लूसिविटी की बात कर रहा है वो सीरियस लेने वाली बात है, या जिजैक जिस इंक्लूसिविटी की बात कर रहा है उसे सीरियस लेने की बात है। और मैं पूरे यकीन के साथ आपको बता सकता हूं कि पाकिस्तान के अंदर जो लोग इंक्लूसिविटी की बात कर रहे हैं, सियासी लोग और ये सियासी जमातों के जो थिंक टैंक के लोग हैं, ये बिल्कुल इन्होंने नहीं पढ़ा। ये बिल्कुल पक्की बात है। ये मैं नहीं समझता कि इनकी, ये ज्यादातर जो है इसके अंदर वो लॉयर टाइप के लोग हैं, लॉ वगैरह पढ़ा हुआ है इन्होंने, और लॉ तो अस्यूम करता है सिस्टम ऑफ जस्टिस को, इक्की दुक्की कोई किताब इधर उधर से निकाल कर ये पढ़ लेते हैं, या फिर ये कि अब तो माशाल्लाह चैट जीपीटी आ गया, पूछ लेते होंगे उससे कि भाई बता दो कि क्या। उस दिन मैं देख रहा था कि एक मौलाना साहब थे, वो चैट जीपीटी से क्वेश्चन कर रहे थे कि भाई ये बताएं कि अगर जुमे का दिन जो है वो इतवार को पड़ जाए तो जुमे की नमाज पढ़ी जाएगी या नहीं पढ़ी जाएगी। तो बजाय ये कि चैट जीपीटी ये कहता, मौलाना साहब ये समझा रहे थे कि चैट जीपीटी ये समझता कि भाई ये जुमा जो है वो इतवार को आ ही नहीं सकता। इंटरेस्टिंग बात ये कि चैट जीपीटी ये बता रहा था कि जुमे का दिन अगर इतवार को आ जाए तो जुमे की नमाज के क्या उसूल होंगे, उसने बता दिए उसूल। सही है। तो इंशाल्लाह इनको भी जब इंक्लूसिविटी के बारे में पूछेंगे ना जाके चैट जीपीटी से, तो वो कोई ना कोई इनको जवाब देगा, और इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो बिल्कुल गलत जवाब होगा। ठीक है। तो वो जो तलहा बात कर रहा है ये सही बात है। आजकल इंक्लूसिविटी बहुत इन है, लेकिन जाहिर है कि वो यूं समझ लो कि एक नई टर्म है जो इंटेलेक्चुअल औबाशों के हाथ में आई हुई है। सही है। तो जब हम इंशाल्लाह ये चीज़ें पढ़ेंगे तो आप बहुत बेहतर पोजीशन में होंगे इनके इनके आर्ग्यूमेंट्स को अंडरस्टैंड करने के भी, और इनको अगर आप इंटेलेक्चुअली इंगेज करना चाहते हो तो उस वक्त भी, दोनों सूरतों में आप इस काबिल हो जाओ। जी दानियाल, अब अगर अभी भी आपको कोई बात पूछनी है तो आप पूछ लें, आपका हाथ जो है वो सर बिल्कुल। आपने अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी चीज़ें एक्सप्लेन कर दी हैं, और ताला भाई का भी अच्छा पॉइंट था कि इंक्लूसिविटी को अगर इफ़ वी लुक एट विद इन द शेड ऑफ स्पेसिफिक मेटाफिजिक्स तो हमें पता लगता है कि कितना एक्सक्लूसिव है वो।
जी बहरहाल मैं मेरे जहन में एक आजकल एक ऑब्जर्वेशन है, मैंने कहा वो मैं आपके सामने रखता हूँ और उस पर आपको ओपिनियन लेता हूँ कि हमारे यहाँ जहाँ अभी मुझे ऐसा लगता है कि एक स्पेसिफिक क्लास, क्लास नॉट इन मार्क्सिस्ट सेंस, आप कैसे मार्क्सिस्ट सेंस में नहीं कह रहा, मैं कह रहा हूँ कि ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल है जो कि दीनदार है, दीन से मोहब्बत करता है, और लेकिन मे भी बाहर से पढ़कर आ गया, उसने क्रिटिकल थ्योरी पढ़ ली है, मिशेल फोको को पढ़ लिया है। अब मेरी जो अंडरस्टैंडिंग है कि क्रिटिकल थ्योरी और पोस्ट मॉडर्निज्म, आई मीन आई मे यूज इट एज अ चार्ज शीट अगेंस्ट मॉडर्निटी, बट वो मेरी आइडियोलॉजिकल बेसिस नहीं है। तो उसकी वो चार्ज शीट प्रेजेंट करने के बाद अब अगर मैं अपने कोई सॉल्यूशंस दूंगा तो वो तो मेरी आइडियोलॉजी से या मेरी मेटाफिजिक्स से ही आएंगे या मेरी हिस्ट्री से ही आएंगे। लेकिन हमारे यहाँ ये जो एक मुसलमानों की क्लास जो कि दीनदार है बड़ी, वो चार्ज शीट सिर्फ यूज नहीं करती है बल्कि वो उसका एज ए सोल्यूशन भी ले लेती है, और वो वही एक्टिविस्ट बेस जो है ना वो सोल्यूशन प्रोवाइड कर रही होती है। अब मुझे समझ नहीं आता कि उनसे बंदा कैसे डील करे। नहीं, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, बिल्कुल सही कह रहे हैं। और जब मैंने आप लोगों को पहले ये बताया, ये यानी कि मैं रशीद के साथ जब हमारी बात हुई थी तो हमने यही सोचा कि हमारे वो लोग जो कि इंटेलेक्चुअल प्रोसेस में हैं और उनकी इंगेजमेंट भी होती रहती है और इमीडिएट इंगेजमेंट होती है, क्योंकि वो जाहिर है कि हमारे भाई बहन ही हैं जो हमारे इर्द गिर्द मौजूद हैं, और वो भी कोई बुरे थोड़ी हैं, वो भी अच्छाई की कोशिश कर रहे हैं और वो ये समझते हैं कि उनके रिफ्लेक्शंस के नतीजे में माशरा पहले से बेहतर हो जाए। तो ऐसा थोड़ी है कि वो कोई दुश्मन है। तो उनके लिए क्या चीज़ ज़्यादा ज़रूरी है, तो मैंने उनको ये सोचकर फिर मैंने ये फैसला किया कि भाई पहले जो है फ़लसफ़ा पढ़ा कैसे जाए। तो बुनियादी तौर पर वो जिस तरह फ़लसफ़ा पढ़ रहे हैं, वो या तो एवोल्यूशनरी मॉडल में पढ़ रहे हैं या फिर वो इशू बेस्ड मॉडल में पढ़ रहे हैं। तो जब वो इशू बेस्ड में पढ़ते हैं तो फिर वो देखते हैं कि इन इश्यूज को रिजॉल्व करने के लिए कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड में क्या स्ट्रेटजीज डेवलप हो रही हैं। और जो जैसे तलहा ने बताया कि भाई इंक्लूसिविटी के लिए सबसे सेफ जगह क्या है, कि भाई आप इन्वायरमेंटलिस्ट बन जाओ और आप जो है बोलो कि भाई मैं दरख्त लगाओ, दरख्त, और दरख्त लगाओ और प्लास्टिक उठाओ, दरख्त उठाओ, दरख्त लगाओ, प्लास्टिक उठाओ, ये आप करो, और वाटर मैनेजमेंट करो, और क्या कहते हैं, कुएं खोदो। तो जाहिर है कि अगर इस किस्म के एक्टिविज्म में कोई भाई जा रहा है कि भाई वो चाहता है कि प्लास्टिक को की जो प्रोलिफरेशन है उसको कंटेन करने में कंट्रीब्यूट करे ग्रीन पीस मूवमेंट के साथ, और जो है क्या बोलते हैं दरख्त लगाने के लिए, चाहे वो पीटीआई वाले हों, चाहे वो पीपल्स पार्टी वाले हों, चाहे वो जमात इस्लामी वाले हों, चाहे वो कोई मुस्लिम लीग नून के लोग हों, तो जाहिर है कि इसमें तो कोई बुरी बात नहीं है कि कौन कहेगा कि भाई प्लास्टिक बढ़ाओ, तो इस्लामिस्ट भी नहीं कहेगा। तो अगर इस किस्म की इंक्लूसिविटी के अंदर वो पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो इसमें कोई हर्ज नहीं है, बिल्कुल करें, दरख्त लगाएं, प्लास्टिक को कम करें और अपना जो है दुनिया की, लेकिन इसको एंड इन इटसेल्फ नहीं समझे। बुनियादी तौर पर तो जड़ के ऊपर अटैक करना होगा ना, कि भाई ये तो वन पॉइंट एजेंडा सॉलिडेरिटी मूवमेंट में आप रिड्यूस हो जाओगे। और ये तो 1986 से, यूं समझ लें कि जब मैं 1986 में मैं होऊंगा लेट सपोज के 7वीं क्लास में, उस जमाने से ये मूवमेंट चल रही है, सॉलिडेरिटी मूवमेंट, जब मैं 7वीं क्लास में था। तो तो ये कोई मसला नहीं है। मसला ये है कि उसकी रूट कॉज यही है, कि भाई आप के आपके जो चैलेंज है वो ये नहीं है कि प्लास्टिक कैसे कम होगी, लेकिन अगर प्लास्टिक कम कर सकते हैं आप तो इसमें कोई हर्ज नहीं है। ये आपका चैलेंज नहीं है कि इन्वायरमेंटल कैटास्ट्रफी हो रही है और दरख्त कट रहे हैं और दरख्त लगना चाहिए। तो अल्लाह के रसूल ने भी कहा है कि दरख्त लगाओ और दरख्त नहीं काटो और दरख्तों को नहीं चलाओ, तो इसमें कोई बुरी बात नहीं है। प्रॉब्लम ये है कि जब वो ये बताते हैं कि दीन की जो तफसीर हमने की थी पहली सदी के अंदर, वो तफसीर ठीक नहीं थी, वो गलत थी। ये है असल में मसला, असल प्रॉब्लम ये है। और जो आप हर्मेन्यूटिक्स के ख़ास तौर पे जो फिलोसॉफिकल हर्मेन्यूटिक्स है,
उसके मॉडल्स या गेडामर का मॉडल लेकर या श्लेयरमाखर का मॉडल लेकर या डिल्थी का रोमांटिसिज्म लेकर आप तफसीर के मसाइल को हल करने की कोशिश करें, और स्ट्रक्चरलिज्म की असम्पशंस के साथ आप नज़्म कुरान का तस्वुर दें वगैरह वगैरह। तो जाहिर है कि मैं तो आलिम नहीं हूँ, लेकिन कम से कम मैं ये तो बता ही सकता हूँ इतना फलसफा पढ़ने के बाद कि हजरत ने जो सोल्यूशन पेश किया है, ये सोल्यूशन जो था वेस्टर्न इंटेलेक्चुअल डिस्कोर्स में इस भाई ने दिया था, और उसके ये नताइज निकले। ये तो कर ही सकता हूँ मैं, सही है ना, और ये हम कर रहे हैं। लेकिन ये कि इसके नतीजे में ये कहना कि ये लोग जो है वो हमारी हमारी इंटीग्रेशन को रेजिस्ट कर रहे हैं, तो ये रवैया ठीक नहीं है। और वो या तो एवोल्यूशनरी कॉन्टेक्स्ट में देखते हैं फलसफे को, और या फिर जो है वो इशू बेस्ड अप्रोच में देखते हैं। कुछ लोग एनालिटिकल कॉन्टेक्स्ट में भी आ रहे हैं, यानी कि आपके यहाँ जो है ज्यादा अच्छे लोग, पढ़े लिखे लोग मौजूद हैं पंजाब में, और जाहिर है कि ऑक्सफोर्ड बहुत सारे लोग गए हुए हैं, कैम्ब्रिज बहुत सारे लोग गए हुए हैं, वहां से पढ़ के आए हुए हैं। तो जाहिर है कि ना चाहते हुए भी एनालिटिकल ट्रेडिशन उनके कंसेप्चुअल कैटेगरीज को इन्फ्लुएंस तो करता होगा ना, और उसे वो ठीक भी समझते होंगे, या उन स्पेक्टिकल्स के साथ चीज़ों को देखते होंगे। तो हमारे लोग जो हैं वो उन्हें हल्के लगते होंगे। तो हमें एक ऐसा जहन पैदा करना है जो बड़े कैनवस के ऊपर उनको जाके एंगेज करे और उनको बताने की कोशिश करे। ठीक है भाई, तो फिर मैंने आप लोगों की डिस्कशन सुनी। अब मैं रशीद से भी डिस्कस करूंगा, और फिर मैं फैसला करूंगा कि मुझे पहले क्या करना चाहिए। आपके लिए ज्यादा आसान कौन सा रहेगा, ये मैं फैसला करूंगा इंशाअल्लाह ताला। फिर रशीद आपको इन्फॉर्म कर देंगे। और जहाँ तक ये बात के दानियाल की या तैयब की, कि भाई हमें सिस्टम का तो पता होना ही चाहिए, तो ये बिल्कुल सिस्टम पे बात कर लेंगे, बजाय ये कि एजुकेशन सिस्टम इन इटसेल्फ पे बात कर लेंगे, और फिर जो है हम आगे चलेंगे। ठीक है, अभी यहीं पे रोक लेते हैं।